हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जा जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह PCS मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत हम लोग GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वह माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सुबह पश्चिम और शाम को पूर्व दिशा में बनता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, कथन और कारण दोनों सही हैं, केवल एक सही है, या फिर से दोनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। इंद्रधनुष जो है वह सदैव विपरीत दिशा में, किसके? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अर्थात सुबह के समय सूर्य का उदय होता है पूर्व की तरफ, तब जो है इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ बनता है, और शाम को जब सूर्य पश्चिम की तरफ यह अपने मतलब डूबता है, उस समय जो इंद्रधनुष बनता है वह पूरब की तरफ बनता है। तो दोनों विकल्प जो इंद्रधनुष के बारे में दिए गए हैं वह दोनों आपके सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, सीधा, छोटा, या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है? वोल्टीय सेल, लेगलेंच सेल, डेनियल सेल, निकेल लौह सेल। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4, या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3। वोल्टीय सेल, लेगलेंच सेल और डेनियल सेल, यह सभी जो है प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। अर्थात यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, तथा यह उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। उच्च कोटि का जो फ्यूज तार है वह टीन का बनाया जाता है, और फ्यूज तार के संबंध में इसका जो गलनांक होता है वह उच्च नहीं होता है, इसका गलनांक बहुत निम्न होता है। जैसे ही इसमें वोल्टेज, यह कह सकते हैं कि कोई विसंगति होती है, यह फ्यूज तार टूट जाता है। तो इसका जो गलनांक है वह बहुत कम होता है, बहुत निम्न होता है, न कि बहुत उच्च होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है? आंकड़ों के संग्रहण में, होलोग्राफी में, प्रतिरक्षा में, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजर किरणों का जो उपयोग है वह आंकड़ों के संग्रहण में, होलोग्राफी में और प्रतिरक्षा, इन तीनों के उपयोग में इस किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? लेजर किरणों का।
तो लेसर किरणों के बारे में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हैं। विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की आकृति पर या प्रकृति पर, या फिर पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की जो दर है वह वातावरण के तापांतर पर भी निर्भर करती है, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर भी, और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी, इन सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, अमोनिया नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर फेरिक ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वह फोटोग्राफी में किया जाता है, और फेरिक ऑक्साइड जो है रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दर्पण बनाने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके साथ साथ अन्य जो विकल्प हैं, इन ऑक्साइडों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है वो भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर या ऊष्मीय किरण मापने का यंत्र है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। और एक्यूमुलेटर से विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। डायनोमीटर इंजन धारा उत्पन्न की शक्ति मापने का यंत्र है। आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्यूमुलेटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यह गलत है। अन्य विकल्प आपके सही हैं, जैसे बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने में किया जाता है, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए, और डायनेमो का उपयोग इंजन धारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर है या मुनेटर नहीं, ठीक है, देखिए इसको सही से पढ़िएगा, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का जो उपयोग है या विद्युत धारा को संचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है। जो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला, यह प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, तो बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है, जबकि आकाश का नीला दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का रंगीन या सफ़ेद दिखाई देना, और समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। जबकि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, तरंगों के व्यतिकरण के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित होती हैं। विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो अपरिवर्तित अर्थात परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यह अपरिवर्तित नहीं अपरिवर्तित है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब यह परिवर्तित हो जाती हैं, और विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की जो चाल है वह अलग अलग होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस ताप पर कोई अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक चालक की भांति कार्य करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई अर्धचालक एक चालक की भांति कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतः दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन है? क्रोनोमीटर, कार्बोरेटर, डिपर्सिकल, या फिर कंप्यूटेटर। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोरेटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, क्रोनोमीटर की अगर हम बात करें तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्बोरेटर यह अंतः दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है।
डिपर्सिकल जो है नति कोण को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और कंप्यूटेटर या विद्युत प्रवाह की दिशा को एसी को डीसी में बदलने का एक उपकरण है। ठीक है, कंप्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा एवं एसी को डीसी में बदलने का उपकरण है। ठीक, जबकि इसमें अगर हम बात करें अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का वोल्ट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और समतल कोण का रेडियन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा का मात्रक जो है वोल्ट, यह गलत है। विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अन्य विकल्प जो है वो आपके सही है। ताप का केल्विन होता है और ज्योति फ्लक्स तीव्रता का कैंडेला होता है, समतल कोण का रेडियन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। भार अपरिवर्तित रहेगा जबकि द्रव्यमान बदल जाएगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भार उसका बदल जाएगा जबकि जो द्रव्यमान है वह वही रहेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु इतनी बड़ी है तो वह उतनी बड़ी ही रहेगी, लेकिन जो इसका वजन पृथ्वी पर है वही इसका वजन चंद्रमा पर नहीं होगा। ठीक है, कम हो जाएगा चंद्रमा पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव्यमान वही रहता है, भार बदल जाता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है और सौर ऊर्जा की सूर्य का प्रमुख स्रोत होता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो संलयन है दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। और इसमें अगर हम बात करें सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यह जो है नाभिकीय ऊर्जा है। ऑप्शन सी सही है। एक मिनट, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आंसर इसका गलत दिया है। सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह नाभिकीय ऊर्जा थोड़ी होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह प्रकाश ऊर्जा होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा होता है। इसका सही आंसर भी होगा। दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? नेत्र गोलक का बड़ा होने का कारण, नेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण, नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, आँख का समायोजन शक्ति खो देने के कारण। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण जो है दूरदृष्टि दोष रोग होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में कौन शामिल नहीं है? ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का द्रव्यमान या फिर पवन का वेग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु का द्रव्यमान। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पवन वेग इन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अनुरणन, ध्वनि का विवर्तन या फिर ध्वनि का अनुनाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन ए सही है। मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर बल आघूर्ण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। मोड़ पर चलते कार में बैठे यात्री के ऊपर जो है अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यही वजह है कि जैसे मोड़ पे अगर साइकिल या मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं तो देखेंगे कि केंद्र की तरफ आप झुक जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है या कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है? केपलर का कक्षाओं का नियम, केपलर का क्षेत्रफल वेग का नियम, केपलर का परिक्रमण कालों का नियम या फिर न्यूटन का सार्वधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर का क्षेत्रीय वेग का नियम कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कैवेडिस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वप्रथम जो है कैवेडिस द्वारा इसे ज्ञात किया गया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित माध्यमों में किसमें ध्वनि की चाल, निम्नलिखित माध्यम में
किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वायु में, पारा में या फिर एल्कोहल में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो पारा में होती है। ठीक है, ध्वनि जो एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में इसका जो गमन है वह नहीं होता। ठोस, तरल और गैस इन तीनों माध्यमों में ध्वनि की चाल गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं। यही वजह है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति द्वारा बोले गए जो बोला जाता है वह दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाता है। लेकिन इसमें भी अगर बात किया जाए कि इसमें सबसे अधिक इसकी गति किस में होती है, तो पारा में इसकी जो गति है वह 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? अवरक्त किरणों की, दृश्य किरणों की, एक्स किरणों की या फिर से परावैंगनी किरणों की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अवरक्त किरणों में वेधन क्षमता जो है किरणों की वह सबसे कम होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई व तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई, तापमान, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ इन सभी पर निर्भर करती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डाल्टन को, रदरफोर्ड को, नील बोर को या फिर जे थॉमसन को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है रदरफोर्ड को। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? टैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र है, स्पीडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण इसमें किया जाता है, एनीमोमीटर से जहाज़ों का समय मापा जाता है और वॉटमीटर से वायु की दिशा में परिवर्तन को मापा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टैक्योमीटर वायुमान की गति मापने का एक यंत्र है। अन्य की अगर हम बात करें, स्पीडोमीटर या गतिमान वाहन की गति मापने का यंत्र होता है, एनीमोमीटर से वायु के वेग के बल को मापा जाता है, वाटमीटर से विद्युत शक्ति की माप की जाती है। ठीक है, जबकि टैक्योमीटर से वायुयान की गति मापा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, घटता है, स्थिर रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक है या घटता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन कारण दोनों गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर कथन कारण दोनों सही है और कारण सही की व्याख्या नहीं करता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें जो है वह अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी सही है। विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, नियान, आर्गन या फिर नाइट्रोजन के साथ आर्गन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, सीएनजी का, बायोगैस का या फिर कोयला का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार सामान्यतः किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला या फिर नीला? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काला, काले रंग का होता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अर्धचालक पदार्थ में अगर कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका विद्युत चालकता जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है।
समुद्र के जल का नीला रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर विवर्तन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो रंग है, समुद्र के जल का रंग वह नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही है। अम्ल के संबंध में क्या गलत है? अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह गलत है। अम्ल की अगर हम बात करें तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो है वह लाल लिटमस को नीला करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल का उपयोग दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि अगर दवाओं और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बात करें तो दवाओं और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दवाओं और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वह धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्माण में और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? दूध, नदी का गंदा जल, रक्त या फिर स्याही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी का गंदा जल। यह कोलाइड का उदाहरण नहीं है, जबकि दूध, रक्त और स्याही यह तीनों कोलाइड के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? एसीटिलीन, एथिलीन, ग्लिसरॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल का उपयोग जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अपमार्जकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चे पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प अपमार्जक के बारे में गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, यह गलत है। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल जो है वह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प जो है वह आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? बैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या फिर नॉयलान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकेलाइट। बैकेलाइट की अगर हम बात करें तो यह जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? कॉपर, जिंक, निकिल या फिर एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल पाया जाता है, जबकि इसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। और इसका जो उपयोग है वह बर्तन या फिर मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है, इनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प जो है गलत है। इसकी अगर हम बात करें, समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन्हें जो है। और अगर बात करें हम संभारिक की, संभारिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और परमाणु द्रव्यमान जो है वह समान होते हैं, उन्हें संभारिक कहा जाता है। जैसे आर्गन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी जो है संभारिक के उदाहरण हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व एथेन होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 3 2 4, 2 3 या फिर 3 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 सही है, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, अन्य विकल्प जो है वो गलत है, अर्थात पहला और चौथा गलत है। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण मौजूद होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन और 16% एथेन पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ऑर्जेटाइट, मैग्नीज पायरोलुसाइड, टीन कैल्कोसाइड, कॉपर कैल्वेराइड। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, 2 3 2 4, 3 4 या फिर 1 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 गलत हैं। इसकी अगर हम बात करें, क्यूप्राइट या एजुराइट का उदाहरण है, कैल्कोसाइट कॉपर का, सोने के अयस्कों में कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट है। ठीक है। और टीन के अयस्क की बात करें तो यह कैसीटेराइट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह जो है कास्टिक सोडा का उदाहरण है। सोडियम कार्बोनेट, यह जो है वाशिंग सोडा है। जिंक सल्फेट की अगर हम बात करें तो यह क्या है? यह सफ़ेद कशिश है। और फेरस सल्फेट है हरा कशिश। ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग होता है? तांबा, निकिल, जिंक या फिर मॉलिब्डेनम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की अधिकता के कारण विल्सन नामक रोग होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लौह चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। निकिल का उपयोग वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में। सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लैटिनम, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लैटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। महंगे काच पात्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडा कांच का, सीसा क्रिस्टल कांच का, क्राउन कांच का या फिर फ्लिंट कांच का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा क्रिस्टल कांच का। देखिए, सीसा क्रिस्टल कांच यह महंगे कांच पात्र के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा कांच का उपयोग किया जाता है ट्यूबलाइट, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनके निर्माण में। क्राउन कांच का उपयोग चश्मे के लेंस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और फील्ड कांच का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंसों बनाने में, लेंस के निर्माण में फ्लीट कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है? पॉलीस्टाइरिन का, टेफ्लॉन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पीवीसी या फिर पॉलीप्रोपाइलिन का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग जो है यह किया जाता है केबल के निर्माण में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। पॉलीस्टाइरिन का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न कैबिनेट के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग केबल तार बनाने में। और पॉलीप्रोपाइलिन का उपयोग ट्यूब के निर्माण में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, आइसोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का या फिर कैल्सीक्लोरिक अम्ल का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लेखन कार्य के लिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण होता है।
सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किया जाता है। पिटवा लोहा जो है, यह कार्बन की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण किसी पदार्थ का परमाणु एटम उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। 1 4 2 3, 1 3 या फिर 2 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3, यह दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, और पहला चौथा जो है यह सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के निर्माण में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के निर्माण में, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। पिटवा लोहा जो है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, यही वजह है कि ज़्यादातर जो इसमें जो है पिटवा लोहा है, यह बहुत ही उच्च कोटि का लोहा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है और इससे जो है तार बनाए जा सकते हैं। ढलवा लोहा जो है, इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है और किसी पदार्थ का जो परमाणु है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जल की जो अस्थायी कठोरता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण जो है होता है, जिसे उबाल करके दूर किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? उच्च क्वथनांक, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा या फिर उच्च विशिष्ट गुरुत्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। ऑप्शन बी सही है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, घट जाती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप बढ़ाने पर विसरण की जो दर है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है? नदी का गंदा जल, स्याही, वायु में धुआं या फिर चूने के पत्थर को जल में मिलाने पर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्याही। ऑप्शन बी सही है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा, ठोस, गैस या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक पदार्थ हैं वह प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिक्चर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? जल, एसीटोन, एल्कोहल या फिर पोटेशियम आयोडाइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एसीटोन नहीं होता है। इसमें जल, एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड यह तीनों पाया जाता है, लेकिन एसीटोन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की जो क्रिया है यह निर्माण द्वारा होता है किसके? मिसेल के, लवण के, क्षारक या फिर अम्ल के? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह मिसेल के, लवण द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस या फिर अमाशय रस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय रस। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड या फिर सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता, जबकि भारी जल, T2O, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड की जो छड़ें होती हैं इन सभी का उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम के मिश्र धातु का उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम होती है? कार्बन 14 की, प्लूटोनियम 239 की, रेडियम 226 की या फिर यूरेनियम 238 की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम 238। इसका रेडियो एक्टिव पदार्थ में इसकी जो अर्ध आयु है वह अधिकतम होती है। किसकी? यूरेनियम 238 की अर्ध आयु सबसे अधिक होती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, बोरोन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन। यह अधातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। हाइड्रोजन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। जब CO और H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? भापांगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, इंडस्ट्रियल गैस या फिर ईंधन गैस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है
भाप अंगार गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, प्रोपेन, पेट्रोल या फिर मोम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोपेन। यह जो है एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है प्रोपेन। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को शैलोद्भिद कहते हैं। लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपादप कहते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं, यहाँ सही है। अधिपादप या एपीफाइट किसे कहा जाता है? जो यह एपीफाइट या जो अधिपादप हैं यह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है सदाबहार वनों में वहाँ पाई जाती है, न कि लवड़ी मृदा में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होता है। मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होती है। केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 4 या फिर 1 2 3 और 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं और इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि मादा मच्छर जो है रक्त चूसते हैं जबकि नर जो है वो फूलों का रस चूसते हैं। इस वजह से जो है मादा मच्छरों के जो डैने हैं वो बड़े होते हैं। मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार है वो एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होता है। कौन? मादा एनाफिलीज। और डेंगू फीवर जो होता है वह टाइगर मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है। मत्स्य वर्ग, इसमें हृदय कक्षों की संख्या आपको बतानी है। मत्स्य वर्ग में 2 हृदय कक्ष पाए जाते हैं, मगरमच्छ वर्ग में 3, तिलचट्टा में 13, पक्षी में 4। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मगरमच्छ में 3 पाए जाते हैं, यह गलत है। ठीक है, मगरमच्छ में जो पाए जाते हैं वह 3 न के 4 पाए जाते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। पादप कोशिकाओं में केंद्र, पादप कोशिकाओं में केंद्रक केंद्र में मौजूद होता है। मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पत्तियों को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके गलत हैं। इसकी अगर हम बात करें, पादप कोशिका में केंद्रक केंद्र से थोड़ा हटकर स्थित होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक केंद्र में मौजूद होता है। मनुष्यों में 23 गुणसूत्र नहीं, मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, यह भी गलत है। जबकि पर्णहरित जो है यह कोशिका, पर्णहरित को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, न कि पत्तियों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतः श्वसन के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। उच्छ्वास के दौरान 78% ऑक्सीजन निकाला जाता है। उच्छ्वास के दौरान 16% और 17% ऑक्सीजन निकाला जाता है। 16-17%। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, नाइट्रोजन का उपयोग जो है अंतःश्वास में 78% और उच्छ्वास में 78%, दोनों सेम होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन का 21% उपयोग होता है और उच्छ्वास में 16 से 17% उपयोग होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अंतः श्वसन में 0.03% योगदान होता है और उच्छ्वास में 4.5%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जिस भी पब्लिकेशंस के आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो आपको सही लग रहे हैं उसको ज़रूर कर लिया करें। और अभी PCS मंत्रा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। यह टेस्ट नंबर 9 था। इसके 12 प्रैक्टिस सेट आए हैं मार्केट में। तो यह 12 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट इसके और बचे हैं। इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि उसके प्रैक्टिस सेट कहा जाता है RO के लिए ज़्यादा ही
जो सबसे बेस्ट है, इसीलिए उसे जो है सबसे लास्ट में कराया जाएगा, ठीक है, जिससे कि एग्जाम पास में रहे और उस समय आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करें उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखें, वह लंबे समय तक आप लोगों के दिमाग में रहे और परीक्षा में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी कंटेंट है, अच्छे कंटेंट हैं, मटेरियल है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।